आज हम एक 400 साल पुरानी कविता की पड़ताल करने वाले हैं। एक ऐसी कविता जो एक ऐसे बेमिसाल व्यक्तित्व के बारे में है जिनके जैसा कोई और हुआ ही नहीं। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। ये बात अपने आप में बहुत बड़ी है कि नहीं? जिस ग्रंथ को हम देख रहे हैं उसकी शुरुआत ही इसी दमदार लाइन से होती है। ये लाइन शुरू में ही ये तय कर देती है कि हनुमान का महत्व कितना अनोखा है। तो हमारा आज का सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम हनुमान के व्यक्तित्व को समझेंगे, फिर चालीसा की रचना को, और आखिर में कैसे ये दोनों एक दूसरे से अटूट रूप से जुड़े हुए हैं, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल, आखिर हनुमान में ऐसा क्या है जो उन्हें इतना अद्वितीय बनाता है? देखिए, दिलचस्प बात यह है कि हनुमान सिर्फ शारीरिक बल का नाम नहीं है। हाँ, उनमें शक्ति तो है, पर उसके साथ साथ समस्याओं को सुलझाने के लिए कमाल की बुद्धि और रणनीति भी है। उनका समर्पण गजब का है, पर वो समर्पण भक्ति भरी विनम्रता यानी दास्य भाव के साथ आता है। गुणों का यही अनोखा संगम उन्हें सबसे अलग खड़ा करता है। और अब आते हैं उनके चरित्र के सबसे दिलचस्प पहलू पर, एक ऐसा विरोधाभास जो असल में उनकी पहचान है। सोचिए, एक तरफ तो उनमें विराट शक्ति है, मतलब इतनी कि वो पहाड़ उठा सकते हैं, और दूसरी तरफ उनमें इतनी ज्यादा विनम्रता है कि वो खुद को हमेशा एक सेवक ही मानते हैं। यही कमाल का बैलेंस है जो उन्हें इतना पूजनीय बनाता है। और देखिए ये कितनी खूबसूरती से काम करता है। अपने दास्य भाव की वजह से वो खुद को भगवान राम का दास समझते हैं, लेकिन उनके चरित्र, उनकी बुद्धि और शक्ति की वजह से खुद भगवान राम उन्हें अपने बराबर, अपना समकक्ष मानते हैं। तो चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो कड़ी कैसे बनी। मेरा मतलब है वो पार्ट जो हमें सीधा हनुमान से जोड़ता है। और यहाँ एंट्री होती है महाकवि तुलसीदास की। उन्होंने एक ऐसी रचना की जिसने हनुमान को हर घर, हर दिल तक पहुंचा दिया। उन्होंने कह सकते हैं कि दिव्यता को सबके लिए आसान बना दिया। ये बात जरा ध्यान से सुनिए। स्रोत कहता है कि रामचरितमानस जैसा महाकाव्य लिखना तो एक महान उपकार था ही, लेकिन हनुमान चालीसा लिखना एक महोपकार था, मतलब उससे भी बड़ा उपकार। ये एक छोटी सी कविता के जबरदस्त असर को दिखाता है। तो ऐसा क्यों है? क्या वजह है कि इस कविता में इतनी ताकत है जो सदियों से चली आ रही है? असल में इसका राज इन 3 चीजों में छिपा है। ये बिल्कुल सरल है, मतलब भाषा कोई बहुत मुश्किल नहीं है। ये सुग्राह्य है, यानी इसका मतलब आसानी से समझ आ लाता है। और इसकी लय ऐसी है कि ये स्मरणीय बन जाती है, मतलब जुबान पर चढ़ जाती है। और ये लाइन तो सब कुछ कह देती है। क्या कमाल की पहुंच है इसकी, मतलब कोई उम्र की, किसी बैकग्राउंड की कोई सीमा ही नहीं है। ये हर पीढ़ी को जोड़ने वाला एक पुल बन गई है। और ये सब कुछ बस 40 छंदों में। जरा सोचिए, सिर्फ 40 छंदों के अंदर कितनी ऊर्जा, कितना गहरा मतलब भर दिया गया है। स्रोत में इसे विद्युत माला यानी बिजली की माला और महातरंग कहा गया है। ये शब्द इसकी एनर्जी को दिखाते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ी लहर हो जो इसे पढ़ने वाले हर इंसान को अपने साथ बहा ले जाती है। अब हम आते हैं अपने सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी पॉइंट पर, जहां देवता और उनकी कविता दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। देखिए, गहराई से देखें तो हनुमान और हनुमान चालीसा को अलग अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। वो एक दूसरे में ऐसे समाये हुए हैं मानो एक ही हों, और इस जुड़ाव को जादुई और अविश्वसनीय कहा गया है। यह सिर्फ एक कविता नहीं है जो किसी देवता के बारे में बता रही है, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये उस दिव्यता को महसूस करने का एक तरीका है। और आखिरी में एक भक्त के लिए इसका मतलब यही है। हनुमान चालीसा को पढ़ना सिर्फ हनुमान के बारे में जानना नहीं है, बल्कि ये उनसे सीधा कनेक्ट होने का, उनसे जुड़ने का जरिया है। ये कविता ही उन तक पहुंचने का रास्ता है। तो हम अपनी आज की बात यहीं इसी सवाल पर छोड़ते हैं कि आखिर सिर्फ 40 छंदों की एक कविता में ऐसी कौन सी बात है जो उसे इतनी असीम शक्ति देती है, जो समय से परे है। शायद इसका जवाब इसे सिर्फ पढ़ने में नहीं, बल्कि अनुभव करने में छिपा है।